guys, I hope you all are doing great. So today once again we are going to continue with our current affairs series basically जो हमारी जून मंथ की विजन आइज की जो मंथली मैगजीन है because that magazine is so credible and every year at least like most of current affair उसी मैगजीन से कवर हो जाते हैं, ठीक है. तो that has been the trend basically. That's why we are continuing with this June month because थोड़ा हमारा लेट हो गया बेसिकली. अभी जुलाई मंथ की भी मैगजीन आ चुकी है बाय द वे. But problem was ki earlier my PC was not like good was in like you can say some facing some issues. That's why afterwards like मैं खुद some health issues was facing, right? So that's why we couldn't continue with, there was some gap of a lot of days, 20 days. That's why that there has been some late. But yeah, now why what my focus would be कि जल्दी से जल्दी इसको हम complete करें, right? That would be my concern. सो अब आज का जो लेक्चर होगा हम उसमें करंट अफेयर जो आपका बेसिकली जिसे बोल सकते हैं कि हम बात एनवायरमेंट जो सेक्शन है उस पे अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है. जो एनवायरमेंट सेक्शन है, राइट. सो दैट वुड बी हमारा डिस्कशन पार्ट. ओके. सो तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है किसमें जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड है. बेसिकली क्या हुआ, पनामा जो कि आपका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जैसे तो ये जो है ना ये लोकेशन इसकी, ठीक है, मैप में देखिए. तो इसने क्या किया, ये फर्स्ट नेशन बना अब तक. इसी बोल रहा है कि मैं अपनी जो आइलैंड कम्युनिटी को क्या इवैक्यूएट करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. आप समझ सकते हैं क्योंकि सी लेवल राइज होगा तो इनके सबमर्ज होने के चांसेस ज्यादा है, राइट. आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरिबियन सी है, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन है. तो दैट्स व्हाई इट इज सराउंडेड बाय बोथ द साइड्स बेसिकली. दैट्स व्हाई आइलैंड कंट्री. तो that is something it is has some concern about it. तो not island country but yeah you can say दोनों साइड से it is surrounded by water, so it is facing some serious issues. Even जो इंडोनेशिया की जो कंट्री वो भी अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाहता है, right? That we have seen in many news. So that is something. अब हमारे काम का चीज वो है कि जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो ये एक्चुअली में क्या था, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं. जो ये हमारा लॉन्च किया गया था हमारे इंडियन पीएम जो आपके नरेंद्र मोदी उन्होंने लॉन्च किया था. किसमें किया था, जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 उसमें लॉन्च किया था. बेसिकली इसका सेक्रेटरी न्यू दिल्ली में बिकॉज लॉन्च वाज इन दिल्ली, लॉन्च बाय दिल्ली इंडिया. दैट्स व्हाई इसमें क्या एक्चुअली में क्या है कि जैसे डिजास्टर रिस्क होती है, डिजास्टर आती है काफी ज्यादा क्लाइमेट से रिलेटेड, और जैसे अदरवाइज भी डिजास्टर आती है, तो उनसे कैसे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मतलब जैसे जापान वगैरह ऐसा कंट्री, वहां पे क्या है बहुत अच्छी अर्थक्वेक से रिलेटेड, सुनामी से अच्छी रिलेटेड उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको ग्लोबल लेवल पे लाना, ठीक है. तो ये सब कुछ इसका बेसिकली क्या है पर्पज है. सो ये है. तो इसमें हुआ क्या कि इसने एक इनिशिएटिव अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स प्रोग्राम, राइट. तो इसमें क्या हुआ, ये अनाउंस कहाँ पे हुआ है, यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन SIDS जो इसमें आइलैंड कंट्रीज उनके ऊपर. इसमें क्या हुआ कि इसने 8 मिलियन फंडिंग दी है, ठीक है. जो आपके स्मॉल आइलैंड कंट्रीज उनको 8 मिलियन की फंडिंग दी है, राइट, $8 मिलियन, ठीक है. IRS प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो इसमें मेंबर कौन कौन है, जो आपके कोएलिशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके मेंबर्स तो है ही है. इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया ऑब्वियसली है ही, यूनाइटेड किंगडम और SIDS जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है वो वगैरह, ठीक है. तो ये सब कुछ है. ये लॉन्च होता है COP26 में, राइट. सो वर्ल्ड लेवल रेट समिट में, राइट. ये इतना से याद रख सकते हैं कि देखो प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि IRA जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स प्रोग्राम किस बॉडी ने लॉन्च किया है, तो हमें पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है. बेसिकली ये CDIRA से, CDRI से रिलेटेड है, इतना से याद रख सकते हैं. और CDI ये इससे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ बेसिकली, ठीक है. पिछली बार भी आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम CDRI क्योंकि इंडिया से लॉन्च किया. वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया ने लॉन्च किया फ्रांस के साथ. तो जो इंडिया की इनिशिएटिव दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द UPSC एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट. सो यहाँ से इसके बारे में डिटेल से आएंगे तो हम और डिस्कस करेंगे, लाइक अदर जो मंथली मैगजीन्स होंगी नेक्स्ट उनमें देखेंगे, ठीक है. अब
स्मॉल आइलैंड जो डेवलपिंग स्टेट्स है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ये जो क्योंकि डेवलपिंग है, एक तो स्मॉल आइलैंड्स है, तो इनके सबमर्ज होने के जब क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल सी लेवल का जो राइज होगा, तो इनके सबमर्ज होने के चांसेस आर वेरी हाई, स्पेशली कोस्टल एरियाज, राइट। तो इसमें कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जो दो दे आर नॉट आइलैंड्स, ठीक है, बट दे आर सराउंडेड बाय वाटर, दैट्स दे आर आल्सो, जैसे कंट्रीज है बेलीज है, गुयाना, सूरीनाम, ये भी इसके पार्ट है, राइट। इतना से याद रख सकते हैं। तो अगर पूछ ले कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है उसमें सिर्फ आइलैंड्स ही है ना, इसमें आइलैंड्स भी नहीं है कुछ लैंड लॉक कंट्रीज भी इसमें आते हैं, राइट। इतना से याद रख सकते हैं। अब ये कौन क्या करेगा ये सब तो हमारे काम का नहीं है सच, ये बोल सकते हैं। अब देखो एक तुवालू कंट्री है आपका, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक सेंट्रल ये ये आपका कैरिबियन सी में आई थिंक है, ठीक है, तुवालू कंट्री है। तो उसका ये बोल रहे हैं कि 2025 तक उसकी जो कैपिटल है वो टाइडल वाइज से फ्लडेड हो जाएगी, इतना से याद रख सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा लाइक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये पता लगेगी यहाँ पे कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो बेचारे क्या करते हैं, 1% ग्लोबल इमिशंस करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस जीएसजी है, ठीक है, बट उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं ग्लोबल आपकी जो सी लेवल राइज वगैरह होगा क्लाइमेट वजह से। तो दैट्स व्हाई देयर इज सम क्लाइमेट इनजस्टिस टेकिंग प्लेस, राइट। और जो सारे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो टोटल कितने 1000 आइलैंड से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कितनी है 1% से कम है, मतलब आप देख सकते हो, बट दे आर फेसिंग रियली बिग थ्रेट। तो इतना से याद रख सकते हैं। इसके साथ एक इनिशिएटिव ब्रिंगटन, क्योंकि थोड़ा नाम फैंसी लग रहा है दैट्स व्हाई, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो जो कंट्री डेट डिस्ट्रेस फेस कर रही है बेसिकली, एसडीजी जो डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से आपका इंटरनेशनल फार्मेसी मार्केट को रिफॉर्म करने की बात करता है, दैट्स व्हाई। तो जो उनको इमीडिएट नीड देता है, समझ सकते हैं आपको, जो इमीडिएट डिस्ट्रेस जैसे श्रीलंका फेस कर रहा था, दैट्स व्हाई। तो ये सब कुछ इतना से याद रख सकते हैं। तो किससे रिलेटेड है, आप ब्रिटेन इनिशिएटिव जब भी दिमाग में तो होना चाहिए कि इंटरनेट लाइक इमीडिएट जो डेट डिस्ट्रेस है उसे को मतलब उसको कोप अप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल पे जो आपका बोल सकते हैं क्लाइमेट प्रोमिस इनिशिएटिव, क्योंकि नाम काफी अलग लग रहा है दैट्स व्हाई। तो यूएनडीपी का इनिशिएटिव है और इसमें क्या करते हैं, जो आपके स्मार्ट डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको जो नेशनल इंटरमेंट कंट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने में ये हेल्प करता है इनिशिएटिव, ठीक है। तो इतना से याद रख सकता है, जब भी क्लाइमेट प्रोसेस इनिशिएटिव आए तो इसका मतलब यूएनडीपी का इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, और एसडीआईएस स्मॉल डेवलपिंग स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का है, जो एनडीसीज है उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये है सब कुछ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन हिमालयन रीजन। एक्चुअली में ये आता ही रहता है मंथली मैगजीन्स में, बहुत बार आता है इंडियन हिमालयन रीजन, क्योंकि इट इज वेरी फ्रेजाइल और बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है अभी राइट नाउ। तो रिसेंटली आपने एक जजमेंट पढ़ा होगा न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द राइट टू फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इफेक्ट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो क्लाइमेट जस्टिस आप बोल सकते हैं एक तरह से राइट बना दिए गए हैं क्लाइमेट चेंज से फ्री होने का। तो ये दैट्स व्हाई ये सब कुछ न्यूज में अभी। तो बेसिकली ये कौन सा केस था उसमें बोला है कि एमके रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अंडर आर्टिकल्स 12, आर्टिकल 14 एंड 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक फंडामेंटल राइट है। 14 किसकी बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, और ये जो आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी की बात करता है। तो ये सब कुछ है। तो क्लाइमेट के इफेक्ट से फ्री का होने का आपको फंडामेंटल राइट इसको अलॉट कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा कैरिंग कैपेसिटी, कि हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा चीजें हो रही है व्हाटएवर। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई रीजन है, सपोज ये रीजन है,
ठीक है। ये सपोज करिए 100 लोग इसमें अच्छे से रह सकते हैं, मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की 100 लोगों को झेल सकता है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इसकी कैरिंग कैपेसिटी, सिंपल सी। अगर सपोज करो 101 लोग भी हो गए तो इससे अगर डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई है, मतलब ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने लगा है, तो वी हैव सरपास इट्स कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक केस था आपका, जिसमें मोहम्मद अब्दुल कासिम केस था, जिसने कोर्ट ने बोला है कि हमें इकोसेंट्रिक व्यू ऑफ इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब जिसमें नेचर हमारे कोर पे हो। नेचर के देखो सारे एलिमेंट्स, ह्यूमंस भी होते हैं, प्लांट्स, स्पीसीज, वेजिटेशन, सब कुछ होता है, ठीक है। तो इकोसेंट्रिक व्यू, जब आप आपसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कभी बाय चांस ऐसे आ जाए, तो ये दो केस आप याद रख सकते हैं, M.K. राजनाथ सिंह, रंजीत सिंह वाला, जिसमें राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में से, और एक मोहम्मद अब्दुल कासिम केस, जिसमें बोला है कि वी शुड गो टुवर्ड्स लाइक इकोसेंट्रिक व्यू ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट, यू कैन से। तो जिसमें नेचर होना चाहिए आपके कोर पे, सारे डेवलपमेंट गोल्स जो भी होते हैं सारे, ठीक है, इतना से याद रख सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं जो इंडियन हिमालयन रीजन है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, जैसे ज्योग्राफी की स्टडी का पार्ट है कि माउंटेन्स बेसिकली 2 to 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स है, रिसेंटली बने, ज्यादा इनको टाइम नहीं लिया है, ठीक है। बेसिकली 15 मिलियन ईयर्स एगो से बनने शुरू हुए हैं, ये अभी कंटिन्यूसली बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो टेक्निकली ये क्या एक्टिविटी है, जो जो इनकी प्लेट्स हैं, कौन दो प्लेट से बनता है, यूरेशिया और इंडियन जो प्लेट है, ये दोनों कोलाइड होती है, तो आपका इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव ड्रिफ्ट होती है, तो ये बोल सकते हैं, और एवरी ईयर ये बनता जा रहा है, ठीक है। तो कोलाइड जो कोलिजन की वजह से हो रही है। अब इंडियन हिमालयन रीजन की बात यह है कि ये इंडिया का 18% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, और कंट्री के अराउंड 50% जो फॉरेस्ट कवर है बायोस्फीयर इसके पास है, याद रख सकते हैं सर। इसके पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है फॉर सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। अब देखो, आपने कई बार पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, तो देखो उसका ये देखो, पहले तो ये है, मतलब मैप मैंने स्टिक किया इसको, तो होता क्या है बायोडाइवर्सिटी, इसमें वो होता है जिसमें क्या होता है, मोर देन 1500 वहां की एंडेमिक स्पीसीज होती है। एंडेमिक स्पीसीज वे स्पीसीज होती है जो किसी नेटिव एरिया में मिलती है, उस एरिया के अलावा कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। तो 1500, मोर देन 1500 से ज्यादा स्पीसीज है तो उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो आपके एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, कोई भी हो सकते हैं, मतलब सारी स्पीसीज को मिला के आप इसको काउंट करते हैं, फ्लोरा एंड फौना दोनों की, ठीक है। इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी की सेकंड कंडीशन है कि इसमें 17% एरिया क्या है, मतलब उसको अवॉइडेबल, मतलब उसको नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब बोल सकते हैं कि वो एरिया खतरे में, मतलब 70% एरिया, राइट। सो दैट इज समथिंग, उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो हमारे इंडिया के मिला के, मतलब इंडिया के आसपास के एरिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका। तो देखो ये जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है प्लस ये जो श्रीलंका है, इस दोनों को मिला के एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका। सेकंड है इंडियन हिमालय रीजन। तो ये जो है आपके पाकिस्तान के, जो आपके नॉर्थ वर्ड से लेके आपका कुछ म्यांमार का पार्ट है, कुछ आपका जो नेपाल, भूटान, सबको मिला के ये आपका हिमालयन रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके साथ इंडो बर्मा, इंडो बर्मा में देखो इतना आता है, ठीक है, आपका जो पूरा एरिया है बेसिकली ये एरिया, ठीक है, ये आता है, ये मिला के, ठीक है। तो ये जरा एरिया है वो किसके अंडर आता है, इंडो बर्मा आपका बायोडाइवर्सिटी में बनता है। नेक्स्ट जो सुंडा लैंड, ठीक है, तो सुंडा लैंड में देखो ये आता है एरिया, ये जो एरिया ना पूरा, ठीक है, जिसमें देखो आपका जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है वो आता है हमारा इंडिया का, प्लस आपका जो मलेशिया है, इसके साथ इंडोनेशिया है, ये ब्रूनई है, ये कंट्रीज क्या आती है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज इसमें आती है बेसिकली, इतना से याद रख सकते हैं। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसका मैप भी देख लेते हैं। ये हिंदू कुश रेंज है बेसिकली,
और ये कुल्लू माउंटेन है, ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसको पामीन आउट बोलते हैं, ठीक है बेसिकली। और ये काराकोरम रेंज है सबसे नॉर्थवर्ड, उसके बाद लद्दाख रेंज, उसके बाद जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर जितना जा सकते हैं। उसके बाद ग्रेट हिमालय, बेसिकली ट्रांस हिमालय आते हैं पहले, सबसे पहले, उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, उसके बाद क्या आता है ग्रेट हिमालय में आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी अभी लेंथ करंटली लेंथ देखो, अभी वो हिमालय क्या हो रहा है, टेक्निकली एक्टिव है, ठीक है, प्लेट्स कोलाइड कर रही है, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट्स, तो जो माउंटेन की है हाइट कंटिन्यूसली क्या है बढ़ रही है, स्लोली स्लोली। तो अभी इसकी है 8,850 मीटर्स इसकी लेंथ है। इसके अलावा जो आपकी जो हमारा इंडिया में, ये बेसिकली नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है, याद रख सकते हैं इतना सा। और ये कुछ है। उसके बाद देखो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय उसमें मेजरली सारे जो हाईएस्ट जो पीक्स वो उसमें मिलती है। उसके बाद मिडिल हिमालय बोला जाता है इसे। उसके बाद शिवालिक, जो सबसे सदर्न पार्ट हिमालय इसका। बेसिकली ये देखो हिमालय यहाँ तक कि बस एक्सटेंड नहीं, यहाँ देखो आपके नॉर्थ ईस्ट जैसे पलकाई बोमाई है, नागा हिल्स है, खारू खासी जयंतिया हिल्स है, ये भी इसके आपका हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये रिवर सिस्टम, ये हम ज्योग्राफी के सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से, राइट। अब हिमालय रीजन में देखो बहुत सारे टूरिज्म होता है, जैसे इको टूरिज्म आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ के जो नेचर है बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा बहुत लोग जो सेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वहां जाते हैं, ठीक है, वहां मतलब एकांत में वो करते हैं मेडिटेशन वगैरह। एडवेंचर टूरिज्म भी देखा होगा, ठीक है, स्काई डाइविंग वगैरह जो मतलब होती है यहाँ पे काफी अच्छी होती है, पैराग्लाइडिंग। इसके साथ रिलीजियस टूरिज्म है, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड के कुछ फेमस पैलेसेस हैं, और वैष्णो देवी हो गया आपका, ठीक है। तो ये काफी फेमस रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी फेमस है। अब हुआ क्या है कि अभी आपने न्यूज देखा होगा 2023 में जो उत्तराखंड का जोशीमठ है वो सिंक हो रहा है, और हमने देखा था कि बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, क्लाउड ब्लस्ट हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है सिक्किम में। ये किसके सारे क्या आता है, और सिल्किया जो बारकोड टनल, जिसमें काफी आपके जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, वो क्या हो गए थे, उसके अंदर फंस गए थे, क्योंकि वो कोलैप्स हो गई थी यहाँ से, ठीक है, उसका गेट। तो उसको काफी टाइम लगा उसको, मतलब उसको रेस्क्यू करने में उनको। सो ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि हम जो हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी उसके ज्यादा चीजों को कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक हम हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दिस रीजन इज वेरी फ्रेजाइल, ठीक है। तो और ये बोलता है कि एक और फैक्ट है जिसमें बोलते हैं कि स्टडीज बोल सकते हैं, जिस 100 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर आते हैं आपके इंडियन हिमालयन रीजन में, और ये आपके बढ़कर 240 मिलियन होने वाले हैं 2025 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर इतने हो सकते हैं, राइट, डबल यू कैन से। अब नीति आयोग की रिपोर्ट क्या बोलती है, नीति आयोग बोलते हैं कि जो टूरिज्म है इंडिया में वो 10% जीडीपी का में जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है मेनी स्टेट्स में, जैसे उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम। मतलब देखो इन स्टेट में जो टोटल जीडीपी है ना उसका 10% टूरिज्म से आता है, उत्तराखंड का तो स्पेशली आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं, तो इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको अच्छे से स्टडी करनी है, और इसको इसकी कैरिंग जो कैपेसिटी उससे ज्यादा चीजें नहीं करनी, बेसिकली दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये आप समझ सकते हैं इतना सब। इसके साथ ही इंडियन हिमालयन रीजन में 4 मिलियन आपके 40 लेक आप बोल सकते स्प्रिंग्स हैं, छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं, राइट। उनमें से 33% डाइंग हो रही है, ठीक है, और 50% से ज्यादा क्या हो रहा है जिनमें वाटर डिस्चार्ज में उनकी कैपेसिटी, वाटर जो आपका डिस्चार्ज उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, वाटर कम हो रहा है। तो दैट इज समथिंग वेरी कंसर्निंग वी इज गोइंग टू हैपनिंग राइट नाउ। तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा। एडिटोरियल वगैरह आता है, इस पे आप पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर वगैरह, तो आपको पता ही होगा। तो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू टेक सम स्टेप्स। ऑलरेडी कुछ स्टेप ऑलरेडी टेकन किया चुके हैं, जैसे सिक्योर ये देखो इनिशिएटिव्स बहुत पहले के इनिशिएटिव्स हैं, 2010 के आसपास के हैं। तो दैट इज समथिंग नॉट इम्पोर्टेंट
फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव हमारे लिए ये जो सिक्योर इनिशिएटिव है हिमालयन प्रोजेक्ट्स के लिए, इसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट वगैरह की बात करता है, ठीक है। इसके साथ हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल्स भी बनाई गई है जो नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट करता है ताकि इंडियन हिमालय रीजन का क्या हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो याद ये दो इनिशिएटिव याद रख सकते हैं, सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट और हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल। मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका एक सजेशन में ये बोला जाता है कि क्यों ना हिमालयन रीजन का खुद का जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो। अब आपने पढ़ाई होगा GS 3 का एक कोर टॉपिक है, इसमें क्या होता है बेसिकली पता ही होगा इसमें क्या पता है, मतलब आई थिंक आई नो यू गाइस आर नोइंग ऑलरेडी राइट अबाउट दिस, सो नॉट नेसेसरी टू बी टोल्ड राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड, राइट, इतना सब याद रख सकते हैं। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड हमने ऊपर भी देखा था, जो ये ग्रेट निकोबार जो आपका आइलैंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है वो किसमें आता है, जो सुंडरलैंड बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट है उसका पार्ट है कि नहीं है। अब हुआ क्या कि रिसेंटली आप कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा बोला कि हम है ना ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, बेसिकली आइलैंड देखो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो उसमें एक ग्रेट निकोबार जो शब्द साउथ में पड़ता है निकोबार आइलैंड्स के, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट लोकेटेड जो कि इंडिया का सबसे साउथ का बोल सकते हैं सदर्न पॉइंट है, राइट। तो उन्होंने नीति आयोग में क्या किया रिपोर्ट का पब्लिश किया, बेसिकली ड्राफ्ट है, जिसमें बोलते हैं सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कि आप जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हो, देखो दो टाइप्स के एयरपोर्ट्स होते हैं, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड होते हैं जिसमें आप क्या होता है ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश है वहां पे, सपोज करो कोई छोटा एयरपोर्ट है लोकल लेवल का स्टेट लेवल, ठीक है, उसको आपके अपग्रेड करके इंटरनेशनल लेवल पे बनाए तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। जबकि आप जीरो से शुरू करते हो ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, अब आप इसको इंटरनेशनल बनाए तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं ग्रेट निकोबार पे, राइट। तो अब हमारे लिए काम का यहाँ से लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं इसकी, राइट। देखो ये आपका बोल सकते हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इतना सा। इसके बाद ये जो ग्रुप है निकोबार आइलैंड ऑफ ग्रुप है, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी आपको पता ही होगा, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, इतना तो बेसिक सबको पता होता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो अंडमान जो आपका है बेसिकली आइलैंड्स, उसमें देखो सबसे नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद लोअर अंडमान, उसके बाद है आपका लिटिल अंडमान। तो ये चार इसके मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अंडमान आइलैंड को, नॉर्थ मिडिल लोअर और लिटिल, जितना याद रख सकते हैं। अब है निकोबार आइलैंड को भी 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कार निकोबार, उसके बाद इसको 3 पार्ट में, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटिनल आइलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ की लोकेशन याद रख सकते हैं। यहाँ पे अंडमान सी है, आपके जो अंडमान आइलैंड्स के आपके ईस्ट वर्ड में अंडमान सी है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, राइट। यहाँ से 11 डिग्री नॉर्थ आपकी जो गुजरती है, ठीक है, राइट, इतना याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपकी ग्रेट निकोबार आइलैंड जो देखो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज। ये जो है ना आपका बेसिकली ये यहाँ पे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये जो हमारे आज का डिस्कशन का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, सबसे सदर्न पॉइंट है, जिसे पिगमोलिन पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये सदर्न पॉइंट मोस्ट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कंट्री का हमारे, राइट। अब यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जो आपके ब्राजील के फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे अमेजन जो आपके फॉरेस्ट हैं, वैसे ही तरह से कॉन्गो बेसिन में तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। इकोलॉजिकल लैंडस्केप पे देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर भी बनाया गया इसको, और कैंपेल बे नेशनल पार्क भी, यहाँ पे गैलेथिया नेशनल पार्क भी है। तो 2 नेशनल पार्क है, कैंपेल बे और गैलेथिया। इसके साथ ही ग्रेट निकोबार आइलैंड को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की है, उसमें भी जो मतलब जिसमें मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ठीक है,
उसमें भी इसको पार्ट बनाएंगे 2013 में। यहाँ की ट्राइब्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेसिकली मंगोलोइड ट्राइब है, जिसमें 2 ट्राइब्स हैं बेसिकली, सोम्पेन एंड निकोरबीज। तो ट्राइब्स याद रख सकते हैं आप। अब मैं थोड़ा आपको मैप दिखा देता हूँ पहले कि इसकी लोकेशन कैसे। देखो, तो देखो बेसिकली इसकी लोकेशन इज वेरी स्ट्रेटेजिक फॉर इंडिया, राइट। वाई वेरी स्ट्रेटेजिक? रीजन इसका ये है कि देखो यहाँ से यहाँ पे चाउथ डायनेस्टी है, राइट। यहाँ पे इंडिया चाइना के काफी कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। स्पार्टली आइलैंड्स, परासल आइलैंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आपका स्टेट ऑफ मलाका है। यहाँ से बहुत सारे शिप्स, अराउंड 20% वर्ल्ड के जो ट्रेड होता है यहीं से होता है, ठीक है। यहाँ से गुजर के जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आपकी लोकेशन है ग्रेट निकोबार की, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। और अगर आपको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है इंडियन ओशन रीजन में, जो इंडियन ओशन रीजन ये है आपका, इसमें आपको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है हमारे लिए, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सो इतना से याद रखिए। अब देखो जो मैंने ऊपर पढ़ा है ग्रेट निकोबार, इसको देखो हमने जूम करके इसको देखा है। बेसिकली देखो ये कंपेल बे आपका जो नेशनल पार्क है, कंपेल बे नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। इसके अलावा जो हमने बोला गलाथिया नेशनल पार्क, ये यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। ये कंपेल बे है यहाँ पे, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा, देखो ये इस लोकेशन में बनेगा, ठीक है, याद रख सकते हैं। और अब यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, और क्या क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर हमने ये रहा। अब रिसेंटली 2022 आई थिंक 23 में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें इम्प्लीमेंट एजेंसी तो ऑब्वियसली निकोबार की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होगा, जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब इसमें क्या क्या बनेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं पोर्ट बनेगा जहां से बहुत ज्यादा हाई लेवल का जो कार्गो वो इधर उधर उनका ट्रांसफर होगा यहाँ पे, प्लस अदर मोड्स ऑफ, जैसे एयरपोर्ट भी पास भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यहीं पे हो जाएंगे, और बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कंटेनर बनेगा, कार्गो बनेगा, जहां से आपके शिप्स अपना लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं जिस पे रुक के, ठीक है। इसके साथ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे मैंने बता ही दिया। टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट भी बनेगा, पावर प्लांट भी लगेगा यहाँ पे, तो ये सब कुछ लगेगा। देखो ये देखो यहाँ पे लगेगा आपका जो ये लोकेशन है ना यहाँ की, यहाँ पे बनेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है, जहां से शिप्स अपना लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल का बनेगा, आप समझ सकते हैं इसको। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे सबसे सदर्न पॉइंट है, राइट। और पावर प्लांट यहाँ पे लगेगा बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और क्या, और यहाँ पे टाउन एंड एरिया डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी, मतलब ये रीजन बनेगा बेसिकली, ये जो रीजन है आपका, ठीक है। और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड हमने देखा ही है, और ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये सब कुछ है, ठीक है। अब हमने इसके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख ली। अब हमारे लिए काम की चीज ये है कि इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चैनल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये 3 चैनल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक 2 आइलैंड्स, आप 2 पैसेज है यहाँ पे, बेसिकली 2 क्या 1 पैसेज है, वो आपका दक्कन पैसेज। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी 8 डिग्री चैनल की। ये लक्षद्वीप ग्रुप केरला है आपका, ठीक है। केरला के आपका जो वेस्ट साइड है वहां पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, वो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, राइट। उसमें काफी इंपॉर्टेंट आपका आइलैंड है, ग्रुप है, इसको मिनिको बोलते हैं। इसका लक्षद्वीप से पहले इसका नाम मिनिको आइलैंड हुआ करता था, लक्षद्वीप आइलैंड्स का, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो जो लक्षद्वीप जो मिनिको और मालदीव जो कंट्री है उसके बीच जो चैनल है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। कहने का मतलब है कि यहाँ से 8 डिग्री जो चैनल वो आपकी लाइन गुजरती है, ठीक है, राइट। तो आप बोल सकते हैं इसको, राइट। और उसके बाद मिनिको और लक्षद्वीप के बीच एक 9 डिग्री चैनल है, याद रख सकते हैं। इसके साथ ही जो कार निकोबार ग्रुप ऑफ कार निकोबार है वो लिटिल अंडमान है, जो कि सबसे सदर्न पार्ट अंडमान का,
उसके बीच 10 डिग्री चैनल है। इसके साथ रूथलैंड आइलैंड है और जो लिटिल आइलैंड उसके बीच डंकन पैसेज है। तो ये इसको यहाँ पे वापस डिफाइन किया गया है, ठीक है। मालदीव मिनिको 8 डिग्री चैनल, तो आप इसको पहुंच करके आराम से देख सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी एग्जाम में पीआईक्यू में पूछ रखा है पहले से ही, तो इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो आप इसको पहुंच करके आराम से इसको देख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है, मैंने पहले बोला कि इसकी लोकेशन है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसकी लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर लाइक, देखो कहां से, देखो क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ से 25 से 40 किलोमीटर दूर है, किससे, इंटरनेशनल जो सी रूट है, ठीक है, जहां से अराउंड 20 to 25% ग्लोबल ट्रेड निकलता है सी का, और अराउंड 35% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई जहां से गुजरती है। जैसे मैंने बोला ये रहा, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये ग्रेट इंडिया पॉइंट है यहाँ से, मतलब यहाँ से देखो ऐसे गुजरती है शिप्स, ऐसे गुजरती है, राइट। तो यहाँ इंदिरा पॉइंट और यहाँ जो मेन सी जो इंटरनेशनल सी रूट है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 से 40 किलोमीटर के बीच की है, ठीक है। यहाँ से 20 to 25% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है और 30% अराउंड ऑयल जो ग्लोबल सप्लाई यहाँ से निकलती है। अब इंडिया की दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इतना इंटरनेशनल लेवल का क्या नहीं कॉरिडोर नहीं है, मतलब जो कार्गो हैंडल कर सके, बेसिकली टर्मिनल नहीं है। तो अराउंड 75% ऑफ इंडिया ट्रांसशिपमेंट कार्गो कहाँ हैंडल होता है, आउटसाइड इंडिया के हैंडल, जैसे कोलंबो आपका श्रीलंका हो गया, वहां पे अच्छा टर्मिनल है, सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज है जो 85% ऑफ कार्गोज को हैंडल करती है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड इट, वन सेकेंड, ये क्या है, वर्ल्ड, हाँ, जो गैलेती बे है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये बेसिकली जो इंटरनेशनल जो टर्मिनल जो पोर्ट बनेगा उसका बात कर रहा है, ये गैलेथिया बे पे इस पे मतलब बनाया जाएगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है, किसके लिए, लेदर बिग टर्टल के लिए। लेदर बिग टर्टल ऐसा होता है, ऐसा दिखता है लेदर बिग टर्टल, ठीक है, इसकी ये पिक है, राइट। और लेदरबग टर्टल और निकोबार जो मेगापोड है उनको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसमें डाला गया है। तो ये देखो मेगापोड जो आपका बोल सकते हैं, ये जो बर्ड है बेसिकली, और ये जो लेदरबग टर्टल आपका है, राइट, इतना सा है, बस इतना सा। ये जो शेड्यूल 1 है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसमें डाला गया है निकोबार मेगापोड, राइट। और लास्ट में कंक्लूजन में आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स है वो भी प्रोटेस्ट करने लगे इस बारे में, ठीक है, कि भाई आप ग्रीनफील्ड, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आप इतने टर्मिनल वगैरह बनाओगे, टाउन एरिया बनाओगे, पावर प्लांट बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, राइट, तो यू नीड टू कट अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट, राइट। तो जो उनके जो लोकल्स है वो भी इसका मतलब प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें हमारा मतलब वो नहीं है, ट्रेडिशनल राइट आपसे छीन रहे हो। तो हमें कंक्लूजन हमें क्या करना है, कंक्लूड ऐसे करना होता है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का है, वो उसको अच्छे से आप क्या करो उसको इम्प्लीमेंट करो। जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको क्या करो, आप रिहेबिलिटेट करो, रीसेटल करो, और लैंड एक्विजिशन जो आप कर रहे हो उसको आपको क्या करना है, फेयर कंपनसेशन दो उनको, राइट। तो ये बेसिकली है आपका। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, it is related about underground coal gasification. One second. So basically जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, राइट। तो हुआ क्या रिसेंटली, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उन्होंने क्या किया, एक पायोनियर जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया, जो झारखंड का आपका जमतारा डिस्ट्रिक्ट उस पे। देखो आपने सुना होगा कि जो कोयल गैसिफिकेशन तो हमने सुना ही है काफी बार, 2030 लाइक 3-4 साल पहले भी ये न्यूज में था बेसिकली, ठीक है, कोयल गैसिफिकेशन का। बट इस बार कुछ नया मतलब आप बोल सकते प्रोजेक्ट है, बेसिकली वर्ल्ड में काफी जगह हो रहा है ऑलरेडी, बट इंडिया में ये पायोनियर प्रोजेक्ट है, पहली बार हो रहा है ऐसा। कि देखो कोयल गैसिफिकेशन तो इंडिया में काफी टाइम से हो रहा है, बट अंडरग्राउंड कोयल गैसिफिकेशन इज समथिंग न्यू, राइट।
तो ये हो रहा है झारखंड में होने वाला है। तो बेसिकली हम इसको समझते हैं होता है क्या इसमें। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो ये मान लीजिए यहाँ पे कोल है, ठीक है, यहाँ पे कोल बेड्स है जो अनमाइनेबल है, मतलब इनको माइन करना इट्स नॉट इजी, ठीक है, इनको करना इजी नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, बोरवेल से यहाँ पे वो करेंगे, होल करेंगे, ठीक है, होल कर देंगे, एक होल यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 2 होल कर दिए, बेसिकली कर दिए। उसके बाद क्या होगा, इस होल से क्या होगा, जो आपका स्टीम है, वाटर की स्टीम और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन और जो वाटर की स्टीम है उसको डालेंगे। हो गया समझ में। इसके बाद होगा क्या कि जब कोल का जो कोल है आपका बेसिकली उसका सेमी आधा, मतलब आधा जलेगा, मतलब पूरा जलेगा नहीं बेसिकली। तो उससे जो गैसेस निकलेंगी उसमें कौन कौन सी होगी, उसको सिन गैस बोलते हैं, सिंथेटिक गैस बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन होगा, मेथेन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO2 होगा और कुछ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। इतना से याद रख सकते हैं ये। फिर इस गैस से क्या होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पता आपको पता है फ्यूचर फ्यूल है, मतलब अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है तो हाइड्रोजन इज समथिंग ए वेरी रिलायबल सोर्स फॉर सस्टेनेबल सप्लाईज, ठीक है। तो ये इट्स वेरी रिलायबल, ठीक है। तो आप इसके साथ ही अपन देखेंगे इसके जो एप्लीकेशंस क्या हैं। देखो, तो हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोल को गैसिफाई किया जाता है, मैंने बताई जैसे कि उसको सिंथेटिक जिसे सिन गैस बोलते हैं, ठीक है, ये रहा देखो। और ये सेम जैसे ही होता है जैसे कोयल गैस आपका सरफेस लेवल पे होता है, मैंने पहले बोला गैस सरफेस लेवल पे बहुत टाइम से हो रहा है, बट अब अंडरग्राउंड भी हो जाएगा, आपको कोल निकालने की जरूरत भी नहीं रहेगी, राइट। तो ये बेसिकली हो गया इतना सा। हाँ, तो इसमें आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग रिक्वायरिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, एक तरह से कोयला पिघलने वाली सिचुएशन। तो अब जो सिन गैस होगी जिसमें क्या क्या होंगे, बेसिकली 2 एलिमेंट्स इसमें सबसे ज्यादा सिन गैस में आते हैं, वो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसका मेन मतलब कंपोजिशन है। हाइड्रोजन प्लस मोनोऑक्साइड मेजर इसको सिन गैस बोलते हैं, ठीक है। और जिसको आप स्टीम को इस तरह यूज कर सकते हो जिससे आप टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इतना से याद रख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, जैसे अगर H2 और CO जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उनका अगर प्रोपोर्शन सही रहा तो इससे क्या बना सकते हैं, मेथनॉल बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं। तो उसका अमोनिया से आप क्या बना सकते हो, बेसिकली आप यूरिया बना सकते हो, राइट। आप क्या बना सकते हो, फर्टिलाइजर्स बना सकते हो। तो ये बेसिकली इसका यूज हो सकता है। मेथनॉल से आप क्या कर सकते हो, मेथनॉल आपके पेट्रोल जो ब्लेंडिंग होता है उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है, जिसमें अभी रिसेंटली हम शुगर केन वगैरह यूज कर रहे हैं, राइस वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिव हो सकता है आपका मेथनॉल, अगर यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं इतना सा। इसके साथ ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, जैसे हमने बोला कि इसका मेजर जो होगा बाई प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो हाइड्रोजन जैसे कि हम बोलते हैं, हाइड्रोजन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी भी लेके आ गई है। तो हमारे जो हाईवेज मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर है, वो है क्या बोलते हैं, उनका जो विजन है कि हम आने वाले टाइम में जो सारी बसेस वगैरह चलेंगी वो किस पे चलेंगे, हाइड्रोजन पे चलेंगे, राइट। तो उनका जो विजन है तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया काफी स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा ये है कि जिन कोल को आप माइन नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कुछ ये सपोज करो अर्थ सरफेस, मतलब ये अर्थ का बोल सकते हैं अंडरग्राउंड वगैरह है कुछ है, तो सपोज करो यहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं, ठीक है, जिनको माइन करना इट्स नॉट ए इजी टास्क, बहुत ज्यादा हार्ड रॉक्स हैं और जो कोल है वो काफी नीचे लेवल है, ठीक है, नीचे डेप्थ में, तो इसको माइन करना इट्स नॉट वाइबल, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है पहले तो, ठीक है। तो उस केस में आप अंडरग्राउंड कोयल गैसिफिकेशन करके क्या कर सकते हो, इजीली जो आपका कोल है विदाउट उसको बर्निंग, CO2 इतना इमिशन बहुत कम होगा इसमें। अगर आप कोल को वैसे जलाते हो कोल को, तो उसमें क्या होता है, CO2 का जो इमिशन बहुत ज्यादा होता है, बट आप इसको सेमी बर्न करोगे तो जो H2 प्लस CO2 निकलेगा, CO मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, CO2 और मेथेन कुछ मतलब क्वांटिटी में ही निकलेंगे, राइट। तो इट्स वेरी समथिंग लाइक समथिंग वेरी गुड इनिशिएटिव। इसके साथ ही कोयल गैसिफिकेशन का, जैसे मैं बोला पहले ही स्टार्ट किया जा मतलब हमने स्टार्ट कर लिया कोयल गैसिफिकेशन का, इसमें एक मिशन भी लॉन्च हुआ है जिसे नेशनल कोयल गैसिफिकेशन मिशन बोलते हैं। इसका मिशन का टारगेट ये है कि आपका 2023 तक
100 मेट्रिक टन आपको कोल क्या करना है, गैसिफाई करना है। इतना से याद रख सकते हैं, और हमारे यहाँ से कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड चीजें थी। नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली है टॉपिक वो है ऑफशोर विंड एनर्जी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपको ऑफशोर पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि ऑफशोर होता क्या है। देखो, एक होती है ऑनशोर विंड एनर्जी, एक होती है ऑफशोर। शोर का मतलब होता है किनारा, बीच, जिसे बोलते हैं आप कोस्ट, वो होता है, ठीक, कोस्टल एरिया। तो ऑफशोर का मतलब होता है पानी के अंदर, जैसे कोई ये सी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल मान लीजिए इसको। तो अगर इसके अंदर कुछ मान लीजिए ये कोई यहाँ पे है, तो उसको बोल देंगे आप ऑफशोर। अगर यहाँ पे उड़ीसा के कोस्ट पे है, ठीक है, ये उड़ीसा है, ठीक है, तो फिर उड़ीसा उसको बोलेंगे ऑनशोर, राइट। तो ये इसमें फर्क है इसमें। तो ऑफशोर विंड एनर्जी की बात हो रही है, विंड एनर्जी आपको पता ही है, ठीक है, जो होता है। अब रिसेंटली कैबिनेट ने क्या किया है, हमारी यूनियन कैबिनेट ने वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च की है, बेसिकली किसके लिए, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम क्या होती है। देखो, वायबिलिटी गैप फंडिंग में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम से चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे किसी कंपनी को क्या करना है, रोड को प्रोजेक्ट मिला उसके पास, ठीक है, उसे रोड बनानी है, राइट, ये ठीक है। तो इसके पास क्या है, इसके पास खुद का पैसा है, मतलब इसको रोड को कंप्लीट करने में उससे भी लगेंगे 1000 करोड़। कितने लगेंगे, 1000 करोड़ लगेंगे। कंपनी के पास खुद के पास है आपका 4000 करोड़ है खुद का, मतलब इसके सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के, इन्वेस्टर्स को मिला के 400 करोड़ ही जुटा पा रही है। गवर्नमेंट आपके जो बैंक्स है, बैंक्स उसे मैक्सिमम 300 का लोन, 300 करोड़ का लोन दे सकती है, 300 करोड़ का लोन दे सकते हैं। अभी भी इसको 300 करोड़ चाहिए। अभी 300 करोड़ कहां से लाए। तो इस केस में क्या होती है, जो गवर्नमेंट है वो इसको ग्रांट के फॉर्म में इसको क्या करती है, लोन देती है। बेसिकली ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और अकॉर्डिंगली जैसे कुछ प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन जाता है, कुछ में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाद में देना पड़ता है वापस, मतलब लोन की तरह दे सकते हैं इसको, राइट। तो ग्रांट के फॉर्म में दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, समझ गए। तो जब फाइनेंसिबिलिटी, जो फाइनेंशियल वायबिलिटी ना हो बट इकोनॉमी की वायबिलिटी हो, देखो दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक है आपका फाइनेंशियल वायबिलिटी, एक है इकोनॉमिक वायबिलिटी। फाइनेंशियल वायबिलिटी में क्या होता है कि देखो, आपके पास वो प्रोजेक्ट को पूरा करने, लाइक कंप्लीट करने में उसके पास पैसा नहीं है आपके पास इतना ज्यादा जितना जरूरत है, राइट, वो होती है फाइनेंशियल वायबिलिटी। जबकि इकोनॉमिकली वायबिलिटी क्या होती है, इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है जिसमें क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट आप सपोज करो स्टार्ट कर लिया आपने, वो वापस आपको उससे जितना आपने पैसा लगाया उससे ज्यादा आपको पैसा मतलब बना के दे सकता है, ठीक है। तो उसमें रेवेन्यू जनरेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब रेवेन्यू उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बेसिकली जनरेट करने का, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक वाइबल। तो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, डोंट मिक्स अप, ठीक है। तो ये होता है, तो जैसे मैंने बोला ही है ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा क्या लिखा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे ब्रिजेस हो गए, आपके रेलवे ट्रैक्स हो गए, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं बेसिकली, बट हाँ, जैसे डिस्कॉम्स हो गई, आपके कोई रेलवे प्रोजेक्ट मतलब आपका हाईवे प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, तो उनको हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब हो गए, उनको उनमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है, बट वो क्या इकोनॉमिकली वाइबल होते हैं बेसिकली, बट फाइनेंशियली उनके पास इतनी फाइनेंस नहीं होती है, तो ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सपोर्ट करती है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं, उन्होंने 2005 में जो वायबिलिटी गैप फंडिंग थी स्कीम, इसको लॉन्च किया, अप्रूव किया, तो ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे पीपीपी मॉडल में लॉन्च किया जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और किसके अंडर आती है, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर आती है, राइट। ये हो सकता है, इतना समझ गए आप। तो अब ये आपको समझ में आ गया वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि भाई जो ये अभी प्रोजेक्ट, जो ऑफशोर विंड एनर्जी की प्रोजेक्ट जो ये दिया जा रहा है उसको, उसका क्या सिस्टम है। अब बेसिकली आपको मिनिस्ट्री तो पता ही हो जाएगी इसमें क्या है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो 1 गीगावाट, जैसे 1 गीगावाट में कितने मेगावाट होते हैं, 1000 मेगावाट होते हैं, तो बेसिकली 1 गीगावाट की ऑफशोर विंड एनर्जी एस्टेब्लिश करना चाहती है आपके गुजरात और तमिलनाडु कोस्ट में। आपको पता होगा जो गुजरात और तमिलनाडु कोस्ट जो है आपकी,
दे आर ए वेरी हाई पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे विंड एनर्जी जो प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, तमिलनाडु की भी क्या आता है, उसके पास सी है, ओशन है, मतलब बेसिकली गुजरात के आपके वेस्ट साइड में भी क्या है, सी है। सो देयर इज सम वहाँ पे एयर अच्छे से कंटिन्यूसली विंड बहती है, ब्लो करती है, फ्लो करती है। तो ये कुछ है। इससे फायदा क्या होगा, ऑब्वियसली कोस्ट पावर का बंद हो जाएगा, जो आप थर्मल पावर प्लांट से बनाते हैं उसमें कमी आएगी, और CO2 जो आपका इमिशन होता है वो कम हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया, समझ में आ गया इतना सा। इंडिया की कोस्ट लाइन आपको पता ही है, काफी ज्यादा है, 76,000 जो आपका किलोमीटर्स के आसपास इंडियन कोस्ट की जो लेंथ। पर विंड एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया 4th नंबर पे आता है, ऑब्वियसली फर्स्ट चाइना वगैरह होते हैं, आपको पता ही है, राइट। अभी करंटली हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो है 46.65 गीगावाट अभी, ठीक है। तो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, एज वी ऑल नो, पोटेंशियल इंडिया के पास काफी ज्यादा है, बट वी नीड सम, लाइक क्या बोल सकते हैं, तो हमें अभी थोड़ी जरूरत है, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद one second. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। तो हमारे पास इंटरनेशनल कैपेसिटी, ठीक है। अब ये कुछ ऑफशोर और क्या बोल सकते हैं, ऑनशोर एनर्जी में डिफरेंस बताया गया है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये बेसिकली सबको पता ही होता है, इतना ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब ये जो आपकी नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी है 2015 की, उसमें क्या होता है तो ये बोलता है कि पॉलिसी बोलती है कि हम जो आपकी 200 नॉटिकल माइल्स है, जहां तक EEZ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, जहां तक इंडिया का, ठीक है, वहां तक पॉलिसी मतलब आपका विंड एनर्जी स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। बेसिकली टारगेट है आपका 3 गीगावाट बाय 2000 एडिशन, मतलब देखो अभी 46 गीगावाट हमारे पास पहले से इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसको 30 गीगावाट और बढ़ाएंगे 2030 तक, याद रख सकते हैं। वो भी ऑफशोर में, ऑनशोर अलग है, मतलब जो किनारे पे लगी थी वो तो अलग है, पानी के अंदर 30 गीगावाट एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, राइट। तो ये हमारा अभी पर्पज है। हो गया इतना सा। अब तो ये बेसिकली हमने उसको पूरा कर लिया। तो ये बेसिकली आप, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नॉटिकल्स, एक नॉटिकल माइल्स में कितने होते हैं आपके किलोमीटर्स। तो बेसिकली एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर्स होते हैं। एक बार एक्चुअली यूपीएससी में एक बार जो बैरल्स होता है, जो जिसे आप आपके जो क्रूड ऑयल आप मेजर करते हैं बैरल्स, उसको पूछा कि उसमें कितने लीटर होते हैं। तो बेसिकली उसमें 59 आई थिंक 59 और 58 लीटर्स होते हैं आसपास, इसके आसपास होते हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है कि कभी नॉटिकल माइल और किलोमीटर का बारे में पूछ ले, कंपैरिजन कर ले। तो 1.85 अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, नॉटिकल माइल में। अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है, अब बिहार में क्या हुआ रिसेंटली, दो जो बर्ड सेंचुरीज थी, जो नागी और नकती बर्ड सेंचुरीज हैं, उनको जो आपका रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट है बिहार को, उसमें पड़ती हैं। तो अभी करंटली इंडिया की जो रामसर साइट्स की नंबर होगी 82 हो गई टोटल, ठीक है, याद रख सकते हैं। अब 82 हो गई तो ये इंडिया के बराबर आ गया, मतलब चाइना के बराबर आ गया। इंडिया और चाइना की अभी करंटली जो बोल सकते हैं नंबर बराबर, 82 चाइना के पास है रामसर साइट्स, और 82 इंडिया के पास है। ये जो बर्ड सेंचुरीज हैं, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो बर्ड सेंचुरीज हैं बेसिकली मेन मेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह चलाए जा रहे हैं, तो एक तरह से डैम जैसा बन गया छोटा सा, तो वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह काफी ज्यादा आते हैं। तो ये मेन मेड है, इसका डैम का नाम है नागिन नकती डैम, जैसा बर्ड सेंचुरी वही उसको डैम है, वहीं से काफी ज्यादा बर्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, माइग्रेट बर्ड्स ज्यादा आते हैं। यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सराउंडेड बाय हिल्स, काफी ज्यादा हिल्स हैं। अगर आप मैप में देखोगे
तो आपको काफी हिल्स दिखेंगी चारों ओर। बर्ड्स, इंपोर्टेंट बर्ड वगैरह आते हैं, तो इसको देखो, जो आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एनजीओ है बेसिकली, ठीक है, IUCN की तरह एक एनजीओ है, उसने इनको क्या रिकॉग्नाइज किया है, इंपोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो याद रख सकते, अगर एग्जाम में पूछ लें कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इनको इंपोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में डिक्लेयर किया, तो हाँ ये सच है। यहाँ पे बार हेडेड गूस पाया जाता है और रेड क्रस्टेड पोचार्ड, ये दो एनिमल्स इंपोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। आई थिंक मैंने स्टिक नहीं किया इनको, भूल गया सॉरी, तो उनकी पिक एक्सटेंड कर लेते तो अच्छा होता, ठीक है, इजी होता है फिर याद करना। अब ये हमने पढ़ लिया कि ये जो आपकी नागा नकदी बर्ड सेंचुरीज को रामसर साइट बना दिया गया है, ये तो पता ही है, ठीक है, आइडिया हो गया हमें। बट बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए नेक्स्ट कि रामसर कन्वेंशन है क्या एक्चुअली। ये स्टैटिक पार्ट का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है बेसिकली, इसका स्टैटिक पार्ट है, उसके अंदर आता है। तो इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी 1971 में साइन हुआ था ये, रामसर जो आपका ईरान में पड़ता है, ठीक है, 1975 में इन्फोर्सिबल हुआ। तो बेसिकली ये कन्वर्जेशन जो आपका वेटलैंड्स है उनके कंजर्वेशन और वाइज यूज से रिलेटेड है बेसिकली। तो जो वेटलैंड्स मतलब होते हैं उनको कंजर्व करना और उनको वाइज यूज से करना, ये उसका बेसिकली पर्पस है। करेंटली इंडिया ने 1982 में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। करेंटली तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आपके रामसर साइड, उसके बाद यूपी में, याद रखते बेसिकली यहाँ से पूछेगा नहीं, बट बाई चांस पूछ ले तो याद रखना तमिलनाडु है। 2023 में बहुत सारे तमिलनाडु 5 to 6 तमिलनाडु जो आपकी वेटलैंड्स हैं उनको एक साथ ही आपको ये बनाया गया था, रामसर लिस्ट में डाला गया था बेसिकली, ठीक है, रामसर जो उसमें डाला गया, ठीक है। अब एक आपको पता होना चाहिए, तो रामसर साइट होती है, देखो एक दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, एक होती है रामसर साइट, एक होती है रामसर लिस्ट, तो दोनों में फर्क है। रामसर लिस्ट तो मतलब जनरली जो डालते हैं अभी, जैसे ये जो आपका नागी नकदी बर्ड सेंचुरी, उनको रामसर साइट बनाया गया है, ये अलग है। एक होती है रामसर लिस्ट, रामसर लिस्ट वो होती है ऐसे वेस्टलैंड्स होती है जिनमें क्या होती है, जो ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, तो इतना से याद रख सकते हैं। तो ये थोड़ी डिफरेंस होती है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 9 क्राइटेरिया, अगर 9 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया पूरा कर दे तो वो उसको रामसर लिस्ट में डाला जाता है। तो रामसर साइट इज डिफरेंट, रामसर लिस्ट इज डिफरेंट, ओके। तो जैसे इनमें से एक कुछ है, जैसे सपोर्टिंग वल्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटन इकोलॉजी कम्युनिटी, अगर ये सब कुछ है तो उसको रामसर लिस्ट में डाला जा सकता है। अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है कि रामसर साइट के अंदर ही कुछ एक ऐसी साइट्स होती हैं जो इनमें मतलब जिनका इकोलॉजिकल जो करेक्टर है, जो मतलब जो पहले से जैसी थी उसमें काफी ज्यादा चेंज आ गया है बेसिकली, और चेंज आ गया और कंटिन्यूसली उसमें आता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो उस लिस्ट में उसको मॉन्ट्रिक्स बोलते हैं, मॉन्ट्रिक्स लिस्ट भी बोलते हैं, इसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो इसमें अभी इंडिया के करंटली 2 वेटलैंड्स को डाला गया बेसिकली, जो साइट्स है बेसिकली, एक लोकटेक मणिपुर की जो आपकी लोकटेक लेक है उसको डाला गया है, प्लस जो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में भरतपुर में, तो इन दोनों को आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आप याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रामसर लिस्ट और रामसर साइट में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये बेसिक जो आपको एस्थेटिक पार्ट है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन सेकेंड, अब नेक्स्ट कुछ हुआ है, बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि इंटरनेशनल कार्बन मार्केट, जो कार्बन ट्रेडिंग होती है कार्बन, जो आपका पेरिस आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस, जो आपका क्लाइमेट 2015 में जो कोप हुआ था आपका पेरिस में, उसमें आर्टिकल 6 बोलता है कि आप इसमें कार्बन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये कुछ नए क्वालिफाइड गोल है, कुछ ऐसा है, ठीक है। इतना काम का नहीं है हमारे लिए बेसिकली, बट फिर भी बता देते हैं। तो काम का यहाँ से ये है, जो आर्टिकल आपका 6 है पेरिस क्लाइमेट डील का, पेरिस जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें एसडीजी गोल वगैरह आए थे, ठीक है, जिसमें बोला था कि अपन 1.5 डिग्री मतलब
डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को कम ही रखना है, ठीक है, बिफोर जो आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल एरा था उसमें उसके बराबर रखना है, मतलब ठीक है। तो इसमें न्यू कलेक्टिव क्वालिटी गोल और क्लाइमेट फाइनेंस है, मिटिगेशन वर्क है प्रोग्राम। ये किसके अंदर आता है बेसिकली, ये पेरिस क्लाइमेट अंडर के इसमें पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर आता है, तो याद रख सकते हैं। इतना सा है, कुछ ज्यादा आर्टिकल जो 6 है पेरिस क्लाइमेट डील वो इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की काउंसिल मीटिंग हुई रिसेंटली, इसका मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसने कितने फंड लोकेट किए अप्रूव किए, बेसिकली ये फाइनेंस करती है, ठीक है। काफी ज्यादा कन्वेंशन, जैसे 5 कन्वेंशन अभी पढ़ेंगे, इनको फाइनेंस करती है, ठीक है। तो इसने अभी अप्रूव किया कुछ, तो इसमें से कुछ प्रोजेक्ट है इसने जिसको मतलब इन्होंने क्या क्या फंडिंग दी है, जिसमें से एक ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। अब ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है बेसिकली, ये जो आपका साहेल रीजन है अफ्रीका का, ठीक है, उसको वापस उसके लैंडस्केप को वापस ट्रीज वगैरह लगाना चाहती है। जैसे ये रहा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के तरह, देखो ये है साहेल रीजन, क्या है ये जो देखो ये रीजन है, ठीक है, ये आपका आता है साहेल रीजन, सही। इसमें देखो कंट्रीज 11 कंट्रीज, सेनेगल आता है इसमें, मोरिटानिया आता है, माली आता है, बुर्किना फासो आता है, इसके अलावा निगर आता है, इसके तहत चाद आता है, सूडान आता है, इरिट्रिया, जिबूती, टोटल 11 कंट्रीज साहेल रीजन में आती हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या है समझाता हूँ मैं आपको। देखो आपको दिख रहा होगा ये ट्रांजिशन जोन है, बेसिकली क्या है ट्रांजिशन जोन। देखो यहाँ पे आपको थार डेजर्ट दिखे, जो सारा डेजर्ट है वो दिखेगा, पूरा दिख रहा है आपको सारा डेजर्ट, यहाँ पे आपको रेत रेत मतलब ऐसे दिख रहा है ना, ड्राई काइंड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे साहेल रीजन के जिस नीचे आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज है, ठीक है। ये जो साहेल रीजन यहाँ पे ग्रास लैंड होते हैं बहुत कम, मतलब ये सेमी एरिड रीजन है बेसिकली, सेमी एरिड। और ये जो नीचे इसका जो इसका सदर्न में एरिया है वो एरिड रीजन है, नहीं सॉरी जो वाला वेट रीजन है जहाँ पे काफी ज्यादा मॉइस्चर है, और ये एरिड रीजन है, फुल एरिड रीजन है, मतलब ये सेमी एरिड रीजन है। ये जो ट्रांजिशन जोन है आपका डेजर्ट और जो आपका फॉरेस्ट के बीच है, जो एक तरह से ग्रासलैंड काइंड ऑफ एरिया है, बट इतना ज्यादा भी ग्रासलैंड नहीं है, ज्यादा ग्रासलैंड तो यहाँ पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा हरियाली है, बट हाँ तो यहाँ पे इनका पर्पस क्या है बेसिकली ग्रेट ग्रीन वॉल का, कि जो ये सारे डेजर्ट है इसका एक्सपेंशन हो रहा है साउथ वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ और ज्यादा रेत हो रही है, मतलब रेत ही रेत हो रही है। तो ये चाहते क्या है यहाँ की कंट्रीज कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट लगा दिया जाए। कितना 8 अभी नीचे आई थिंक देखा भी होगा 1 सेकेंड, मतलब हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ इसी, हाँ मतलब क्या है कि ये एक्चुअली में बेल्ट लगाना चाहते हैं, ग्रीन बेल्ट, यहाँ से ये ग्रीन बेल्ट लगाएंगे यहाँ पे, ताकि जो सारा का जो आपका क्या बोल सकते हैं एक्सपेंशन हो रहा है उसको वो ना हो, ठीक है। ये बेसिकली इसका पर्पज है, ठीक है। तो ग्रीन बेल्ट लगाना चाहते हैं यहाँ से, देखो ऐसे ग्रीन बेल्ट लगेगा, पट्टी लग जाएगी ग्रीन बेल्ट की, तो ताकि जो सारा का साउथवर्ड एक्सटेंशन ना हो, जो कुछ लैंड ऑलरेडी आपकी सारा डेजर्ट में कन्वर्ट उनको वापस रिस्टोर कर लिया जाए। तो ये बेसिक पर्पज है। ये कोंगो बेसिन है, आपको पता ही होगा, ठीक है, कोंगो रिवर बहती है, यहाँ से यूपीएससी काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछती है, पिछली बार भी इसके बारे में पूछा था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन है ये, ठीक है, ये हो गया। हाँ तो ये हमें समझ में आ गया सेल रीजन का सब कुछ, ठीक है। अब 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स को और इम्प्लीमेंट लाइक ये फंडिंग देना चाह रही है, देर ये फंडिंग बेसिकली, ये कनगिम मॉन्टेल ग्लोबल बायोस्फीयर फ्रेमवर्क टारगेट उसको देना चाह रही है, एक कोहैबिटेट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बेसिकली। ये किससे रिलेटेड, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट टू वेटलैंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड वेटलैंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड से, टू सिक्योर पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज, किससे रिलेटेड है, जो माइग्रेटरी स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। ताकि अगर आप वेटलैंड्स फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड को प्रोटेक्ट करोगे तो बेसिक उसका पर्पस क्या है कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज इंडिया में आती है सेंट्रल एशिया से, उसमें क्या होगा सेंट्रल एशिया से मान लो सपोज आ रही है जो आपका कजाकिस्तान वगैरह जो कंट्रीज है 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वहां मतलब जा रही है, वहां से इंडिया में आ रही है। तो अगर अपन इस वेटलैंड्स को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो उनको अच्छे से अपन उनको प्रोटेक्ट कर सकते, कंजर्व कर सकते हैं उनकी, ठीक है, इतना से याद रख सकते हैं। अब
स्टैटिक फॉर्म में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है GIF, जिसका हेडक्वार्टर वेस्टर्न में काम करनी है हमारे, बट पता हो जाए तो अच्छी बात है। जेनेसिस हुआ था इसका 19 आपका 92 में। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, हाँ ये रहा, नहीं यार मैं टेस्ट होना भूल गया, सॉरी यार, वन सेकेंड। ठीक है, तो जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इसके साथ साथ आपका जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसमें 4 मेजर आउटकम्स निकले थे, जिसमें एक CBD निकला था, एक UNFCCC निकला था, एक UNCCD निकला था और GIF निकला था। देखो जो कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी CBD वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा, जो UNFCCC है वो क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करेगा, जिसमें कोप वगैरह होती है, वो एवरी ईयर जो कोप्स होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, ठीक है, तो वो UNFCCC करवाता है। ठीक है, इसके साथ एक है आपका जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीनों प्रोजेक्ट है जो डेजर्टिफिकेशन को रोकने का मतलब कोशिश करेगा। अब ये 3 प्रोजेक्ट है, बट इनको पैसा कौन देगा, ये भी तो इंश्योर करना था। तो इन्होंने ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड बनाया है, बेसिकली फंड एक तरह से जो फाइनेंस करता है, बेसिकली 5 कन्वेंशन को फाइनेंस करता है, जिसमें से देखो CBD हो गया, UNFCCC हो गया, UNCCD हो गया और 2 और कन्वेंशन है। ठीक है, ये 19 आपका 71 का आई थिंक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसे आपका पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर है। ठीक है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो मतलब जिनको डिसॉल्व करना मुश्किल हो, मतलब जो बायो होते रहते हैं, बायो मैग्नीफाई होते रहते हैं। ठीक है, ये काफी इनोवेंट के आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। अपन कभी अगर फ्यूचर में अगर आए तो इन्वायरमेंट के टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसके साथ ही मीनामेंटा कन्वेंशन है मरकरी पे ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ 5 कन्वेंशन है जिनके ये आपका GIF जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड करता है, याद रख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक इसकी ट्रस्टी है, 180 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इंडिया ऑब्वियसली मेंबर होगा इसका। ठीक है, तो ये सब कुछ है, इतना से याद रख सकते हैं। अब इसके साथ ही आपका जो UNCCD जो अभी 1992 में रियो अर्थ समिट जब हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 भी आपका निकला था, उसमें एक ये भी निकला था ना UNCCD, जैसे मैंने ऊपर बताया। इसके भी 30 एनिवर्सरी 13th, देखो वैसे 13 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एनिवर्सरी, क्योंकि 25, 50, 75, 100 एनिवर्सरी ऐसी एनिवर्सरीज होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। बट ठीक है, बस अब इन्होंने दे दिया कंटेंट के चक्कर में, फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो जैसे मैंने बताया कि रियो कन्वेंशन हुआ था 1992 में, तो उसमें देखो UNFCCC बना, CBD बना और UNCCD बना, तीनों बने, चारों। ठीक है, और GIF बना। ठीक है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो UNCCD है ये एस्टेब्लिश 1904 में हुआ बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो अनाउंस हुआ था, तो 2 साल लगे बनाने में। ये सोल लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब इतना यूनिवर्सल बोल सकते हैं कि एक तरह से यूनिवर्सल काइंड ऑफ है, इतना लीगली बाइंडिंग ट्रीटी कोई नहीं है दूसरी। याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम से प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज कौन है वो हमारे लिए काम का नहीं है। एक बार यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा कि जो UNCCD कौन सा अप्रोच फॉलो करता है। 2011 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा था, या 2016 में पूछा था, आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर, बट उन्होंने पूछा कि जो UNCCD बॉटम टॉप अप्रोच के साथ काम करता है क्या। तो हाँ, एक्चुअली में सही बात है ये। और इसमें सेकंड स्टेटमेंट था कि ये जो लोकल लोग उनकी पार्टिसिपेशन की बात करता है क्या, तो ये भी सही है। तो बॉटम टॉप अप्रोच फॉलो करता है, ना कि टॉप बॉटम अप्रोच। ठीक है, तो ये फर्क है। और जो लोकल पॉपुलेशन उनको जो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये एफर्ट लेता है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव को, जिसके बड़े बड़े इनिशिएटिव जैसे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली रिस्टोर करना है लैंड कुछ नंबर्स में, ये हमारे लिए काम का अदर इनिशिएटिव भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, इसका ही इनिशिएटिव खुद का है बेसिकली। चोंगबोन इनिशिएटिव इसका, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस इनाइस इसका है, ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव इसका है। तो जो ग्रेट ग्रीन वॉल है वो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, आपको बस पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पे अननेसेसरी डिटेल दे रखी है कि मतलब इतना ज्यादा दे रखा ना, इंसान पढ़ के मतलब ये दूर भाग जाए, इसको इतना मतलब दे रखा ना।
तो यहाँ पे ये मैंने किसी यूट्यूब चैनल से स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें इसमें एक्चुअली में काफी अच्छे से डिटेल में इसको मतलब काफी इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ बताया गया है। जैसे ओजोन से रिलेटेड वैसे 3 कन्वेंशन हुए अब तक, ठीक है, जिसमें फर्स्ट हुआ था वियना कन्वेंशन, सेकंड हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके इसमें टॉपिक बता रखा है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये इसी के बारे में बताया, और तीसरा है किगाली एग्रीमेंट। तो अब तक बेसिकली ओजोन से रिलेटेड 3 मेजर इंटरनेशनल लेवल के कन्वेंशन हुए हैं, ये एग्रीमेंट प्रोटोकॉल सारे जो भी हैं। फर्स्ट हुआ था आपका वियना कन्वेंशन, ठीक है, इसमें सीएफसी जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्योंकि ये ओजोन को डिप्लीट करने में काफी इसका रोल रहता है, ठीक है। अब जब अगर ओजोन का आगे आएगा अलग से तो अपन इसको एनवायरनमेंट के चैप्टर में ऐसा फ्यूचर में अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि वियना कन्वेंशन क्या होता है कि बोलते हैं कि हम इसमें सीएफसी को मतलब धीरे धीरे क्या फेज आउट करेंगे। बेसिकली इसमें टास्क एंड टारगेट होते हैं, ज्यादा कुछ बड़ा कॉन्क्रीट उसका रिजल्ट नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग कुछ नहीं होता है बेसिकली, ठीक है, इतना से याद कर सकते हैं। जो काफी लैंड मार्क जो चीज होती है वो होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। बेसिकली यहाँ पे ये बोलते हैं लोग मिलके, मतलब जो पार्टीज है मिलती बोलती हैं कि हम एचसीएफसी को क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे स्लोली, और ये लीगली बाइंडिंग होगा। दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हैज हैपेंड, और इसका ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं। और किगाली एग्रीमेंट अभी हुआ है रिसेंटली, वाज इन आई थिंक आई डोंट नो इज इट ये, बट या रिसेंटली ये हुआ है ये, ठीक है, 2000 जो 2000 ये बोलते हैं जो ईयर जो एक डेकेड इसमें हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ है, तो ये लीगली बाइंडिंग इसमें बोला कि हम एचएफसी को अपन लीगली मतलब धीरे धीरे क्या करें, फेज आउट करेंगे। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, तो लास्ट वाला यही है। तो वियना में क्या हुआ है, ज्यादा कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं गया, बट सीएफसी को बोला कि फेज आउट करेंगे धीरे धीरे, कुछ मतलब बाइंडिंग नहीं था। मॉन्ट्रियल में बोला कि हम एचसीएफसी को क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे स्लोली, और ये फर्स्ट यूनिवर्सल रेटिफिकेशन और लीगली बाइंडिंग था। किगाली एग्रीमेंट में क्या हुआ कि बोला कि जो एचसीएफसी है उसको क्या करेंगे, एचएफसी उसको फेज आउट करेंगे, लीगली बाइंडिंग ये भी। तो ये हमारे ये कुछ अननेसेसरी डिटेल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो ये इतना याद रख सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। गुड एजोन बैड जोन ये तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट आता है एनवायरनमेंट में। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हमारा एंटार्क्टिक ट्रीटी है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारे जो इंडिया ने क्या किया 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इसके साथ ही 46 कमिटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को ये कंक्लूड किया है। किसने ये इसको होस्ट किया, बेसिकली हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री उसने किया है, ठीक है। अब होता क्या है हमारे लिए काम की जो एंटार्क्टिक ट्रीटी वो है हमारे काम की, ठीक है। कब साइन हुई, 1989 में साइन हुई, 12 कंट्रीज मिले थे उस टाइम। तो अभी करंटली इसके मेंबर्स हैं टोटल 57, जिसमें से 29 क्या है कंसल्टेटिव पार्टीज है। कंसल्टेटिव पार्टीज वो होती हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। तो अभी आउट ऑफ 57 ओनली 29 कंट्रीज हैव कंसल्टेटिंग पावर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इंडिया कंसल्टेटिव पार्टी है 1983 से ही, जब इन्होंने अराउंड 1982 में रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था, वही उसके 1 साल बाद की बात है ये। अब ये कहाँ का अप्लाई होगा, आपका जो साउथ लेटीट्यूड है, जो लेटीट्यूड से देखो तो ये जो लेटीट्यूड्स होते हैं अर्थ को आप ऐसे डिवाइड करते हो, ये मतलब इक्वेटर है, ठीक है, मान लेते हैं इक्वेटर है, गलत बन गया, रुको, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, इक्वेटर है, मानते इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 33 डिग्री लाइक 23.5 डिग्री जो भी है साउथ। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसके साउथ में जो एरिया होगा, मतलब इसके जो एरिया है उसको ये ट्रीटी अप्लाई होगी उसके ऊपर, ठीक है, याद रख सकते हैं। और इसमें देखो क्या क्या प्रोहिबिट किया गया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पीसफुल पर्पस ये तो पता ही होता है ऑब्वियस है सबको, साइंटिफिक कोलैबोरेशन को बढ़ाना, कोऑपरेट करना, ये सब तो है ही। इंपॉर्टेंट ये है कि ये न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन को प्रोहिबिट करता है, रेडियोएक्टिव वेस्ट डिस्पोजल को आप वहां पे नहीं कर सकते, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। जैसे कल यूएसए को मन हो गया कि मैं यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई बेस बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोहिबिट है वो चीज। अब इंडिया का आपको पता होगा
जो फर्स्ट रिसर्च स्टेशन जो अंटार्कटिका पे था वो आपका था दक्षिण गंगोत्री, बट उसे अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी ओनली 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं। फर्स्ट है मैत्री 1989 का, सेकंड है भारती 2012 का। अभी रिसेंटली इंडिया अदर रिसर्च स्टेशन बनाना की सोच रहा है, वो है आपका मैत्री 2। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटार्क्टिक टीटीबी आपका मतलब एंटार्क्टिक एक्ट भी बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ बनाए तो हमारे इंडिया काफी प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रहा है, राइट, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है। रिलेटेड एग्रीमेंट कौन कौन से बहुत आउटडेटेड, जैसे देखो 1991 का है, 1972 का है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एंटार्क्टिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका है कलेक्टिव इंटेलिजेंस रिलेटेड, ठीक है। देखो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट निकाली, इसका नाम एनटीएफ कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, ठीक है। अब सबसे पहले ये हम समझे ना कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है। देखो कलेक्टिव इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता है, इसमें क्या करते हैं लोग एक साथ आते हैं, पीपल क्या करते हैं एक साथ आते हैं, और वो क्या करते हैं एक साथ आके टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या करते हैं एक बहुत सारे काइंड ऑफ इश्यूज पे डिस्कस करते हैं, आइडियाज करते हैं, अपने विजन बताते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं ग्रुप के काइंड ऑफ में मिलके अच्छा टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो आपके जो बर्निंग इश्यूज हैं उन पे डिस्कस करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर कुछ अपनी क्या करते हैं इंटेलेक्चुअल का वो करके अच्छे आइडियाज देते हैं। तो ये बेसिकली कलेक्टिव इंटेलिजेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अगर अपन क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी को कम करने के लिए करें तो वो कलेक्टिव इंटेलिजेंस का एग्जांपल होगा। तो जैसे इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे आप मतलब सपोज करो 5 पर्सन है, 1 A B C, ठीक है, ये 5 पर्सन है, ठीक है, ABCD, राइट। अब क्या कर रहे हैं ये अलग अलग एक तो दे रहे हैं आपके क्या कर रहे हैं अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, मतलब कुछ इनसाइट दे रहे हैं अपने किसी चीज को लेकर। जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में से पूछा गया तो अलग अलग इनसाइट दिए। अब इन्होंने जो टोटल इनसाइट दिए मान लीजिए इनका क्वालिटी है 50, ठीक है, 50 कुछ है, ठीक है, 50 को माप क्वालिटी को कैसे माप सकते हो, ठीक है। मान लीजिए 50 IQ लेवल का इन्होंने क्या दिया है अपना रिजल्ट है इनका अलग अलग इंडिविजुअली, बट इन्होंने एक ग्रुप बनाया 5 का। अब ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने मिलके क्वालिटी टोटल IQ लेवल कितने IQ लेवल का मतलब इनपुट दिए हैं या विजन दिए, वो है आपका 70 IQ लेवल का, ठीक है। तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस यही है कि आप इनको सम करोगे ना इंडिविजुअली और एक कलेक्टिवली इनको सम मतलब कलेक्टिव इनका जो आउटकम होगा और एक इंडिविजुअली होगा तो कलेक्टिव आउटकम इसका ज्यादा होगा। बेसिकली ये बेसिक इसका पर्पज है। जैसे आपने देखा होगा एक सेकेंड, मैथ का फॉर्मूला होता है आपने पता ही होगा A+B का होल स्क्वायर क्या होता है A+B का होल स्क्वायर, ये होता है ना A+B का होल स्क्वायर होता है, राइट। इसका क्या आता है A² + 2AB A² + B² + 2AB, जो 2AB एक्स्ट्रा आता है ना ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। समझ गए आप लोग। तो इवन एक बार नितिन गडकरी साहब ने क्या किया अपने स्पीच में ये यूज किया था बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप A² + देखो B² अलग अलग करोगे तो उनका टोटल कलेक्शन ये आएगा ना A+B² आएगा। अब A और B दोनों एक साथ आ गए तो उनका जो 2AB जो एक्स्ट्रा आया ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जो 2AB ये आया ना इसे बोलते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कलेक्टिव इंटेलिजेंस के इंडिया में कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अग्रोली ऐप है। अग्रोली ऐप एक्चुअली क्या होता है फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, जिसमें क्या होता है वो अग्रोली ऐप फार्मर्स को ये बताता है कि आपको कौन से क्रॉप उगाना है कौन सा नहीं उगाना है, क्या आपको कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, प्लस आपको ये वेदर का भी इंफॉर्मेशन देता है फार्मर्स को। इसके साथ ही एक और है इनिशिएटिव जैसे वाटर एसोसिएटेड इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब वाटर से जो डिजीज होती हैं उनसे लड़ने के लिए ये बनाए गए हैं। एक GI ओपन डाटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी कुछ है। और एक डाटा इन क्लाइमेट एजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बस क्योंकि देखो ये अगर डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछेंगे कौन सा क्या है, बट ये पूछ सकते हैं MCQ में 4 दे देंगे कि कौन से इंडिया में कलेक्टिव एग्जांपल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स हैं, तो ये चारों से एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, अगर ये चारों आते हैं तो ऑप्शन में, राइट। याद रखिए थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं।
अब रिसेंटली आपसे यूनेस्को ने एक रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट्स मतलब बना, मतलब वो क्या रिलीज किया है। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिलीज किसने की और कौन सी रिपोर्ट है। तो यूनेस्को ने रिलीज की है स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या बताया है क्या नहीं बताया, ये बेसिकली हम न्यूज पेपर रोज पढ़ते हैं कि वार्मिंग ज्यादा हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, जो ओशन एसिडिफाइड हो रहे हैं, ज्यादा एसिडिक हो रहे हैं, डीऑक्सीनाइजेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है, और कोस्टल जो ब्लू कार्बन इकोसिस्टम है वो भी खतरे में है। मतलब जो कोस्टल जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये जू जेंथिल हो गई, ठीक है, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं कोरल्स, वो क्या खतरे में, ये सब कुछ, ठीक है। तो कोरल्स का हमने डिस्कस कर ही लिया होगा, आई थिंक कर लेंगे, अगर मैसेज में आएगा तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, डिटेल में कर लेंगे जू जेंथिल क्या होता है, इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है फाइटोप्लैंक्टन के साथ, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। तो ये सब कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्क्रीट कुछ है नहीं। काम का चीज ये है कि अभी भी 75% जो ओशन फ्लोर्स हैं अभी भी अनमैप्ड हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की जिसका नाम है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024। तो पता होना चाहिए कार्बन प्राइसिंग क्या होती है। कार्बन प्राइसिंग ये होता है बेसिकली, मतलब सपोज करो आपने कुछ पेड़, मतलब 100 पेड़ लगा दिए, ठीक है, जो मतलब जो आपका वन लाइक सपोज करो जो आपका 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आपके पास क्या होते हैं 5 मतलब 50 कार्बन क्रेडिट हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो वन जो आपका 1 टन CO2 का जो होता है ना इमिशन, उसको जो क्रेडिट बनता है आपको उसको रोकते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो किसी वजह से, कम करते हो उसको, तो वो होता है कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके दो तरीके हैं, जैसे इमिशन के थ्रू बना सकते हो, तो अब तो कार्बन प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो, जिसे अपन जिसे कार्बन ट्रेड क्या बोलते हैं, कार्बन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है कार्बन टैक्स, मतलब आप इमिशन करोगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम टैक्स लगाएंगे। जैसे आपका जो यूरोप का कार्बन एंड जो बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बनाया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड है बेसिकली, यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। अब कार्बन प्राइसिंग का फायदा क्या है, ये पता ही है, क्योंकि कार्बन एमिशन कम होगा, लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अगर कार्बन का प्राइस हो जाएगा तो, ठीक है। इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 2013 में क्या किया, 2023 में एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया, मतलब जिसके थ्रू कार्बन आप क्रेडिट का ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ ही जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने भी एक प्लेटफॉर्म स्कीम लॉन्च की जिसका नाम परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये कार्बन से रिलेटेड ये भी। और एक क्लीन एनर्जी सेल्स भी इम्पोज किया जाता है आपके 400 रुपए पर टन ऑफ कोल। ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा जो जो आपका बोलते हैं रेवोल्यूशनरी एक लैंडमार्क चीज हुई, वो था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का। क्योटो जापान का एक शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था सबसे बड़ा कि यहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया था। इसमें हुआ कि अब आपके बाद कार्बन को आप क्या कर सकते हो, मतलब कार्बन ट्रेडिंग का जो शुरुआत है वो यहीं से हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल से। और जो आपका आर्टिकल 6 है ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील, जिसे हमें ऊपर बताया, ऊपर भी पढ़ा है इसको, कि आप कार्बन का राइट देता है आपको कार्बन क्रेडिट्स को, जो क्रेडिट्स को ट्रांसफर करने का, बेचने का, सेल करने का, ये सब कुछ, ठीक है। तो याद रख सकते हैं। देखो कार्बन क्रेडिट जैसे एक वाटर क्रेडिट होता है बेसिकली। तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर क्रेडिट। तो रिसेंटली जो बिस्लरी है, जो वाटर बोटल्स बनाती है, मतलब पानी की बोटल्स बेचती है, ठीक है, उसने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, वाटर क्रेडिट भी लॉन्च करना चाहिए, एक तरह से कार्बन क्रेडिट की तरह कुछ स्कीम बनानी चाहिए इसके लिए। तो वही सिमिलर होता है इसमें भी, जैसे वाटर क्रेडिट कार्बन क्रेडिट वैसे इसमें होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कार्बन क्रेडिट 1 टन जो आपका मतलब कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि आप 1 टन CO2 कम वो कर रहे हो, क्या बोल सकते हैं, इमिट कर रहे हो, ठीक है। तो वही है सेम। उसी प्रकार अगर आप वाटर के लेवल पे वाटर सेविंग्स मेजर कुछ ले लो, अभी उसका कुछ फिक्स नहीं हुआ बेसिकली कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसके लिए, बट अगर ऐसे कुछ मेजर्स ले लो जिससे वाटर कंजर्व हो जाए, वाटर का वेस्ट कम हो, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इंडिया में देखो अभी मेजर जो
15 मेजर रिवर बेसिन है, उसमें से 11 में वो वाटर स्ट्रेस्ड है, वाटर स्ट्रेस होंगी 2025 तक। ये आपकी ट्रस्टवर्थी जो बॉडी है उसमें बोला है कि काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट वाटर की जो रिपोर्ट में बोला गया है, ठीक है। बस ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस से वाटर क्वालिटी से रिलेटेड याद रख सकते हैं, वो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में 2 रिवर्स हैं, म्यूरी एंड डार्लिंग, अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इनको। वहां पे क्या है, तो वाटर ट्रेड किया जाता है मार्केट्स में, ठीक है, जिससे क्या होता है फार्मर्स क्या करते हैं प्रोडक्टिव यूज करते हैं आपका वाटर का। अब नासा ने एक मिशन लॉन्च किया आपका मिशन प्रेफायर, ठीक है। अब मिशन प्रेफायर का क्या है मीनिंग, वो हमारे लिए काम कर, मतलब बाई चांस पूछ ले मैचिंग में, मैच करने में, तो प्रेफायर किससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि जो आपका जो पोलर रीजन है अर्थ का, उसकी जो हीट लॉस हुआ है उसको मेजर करने के लिए ये बेसिकली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और काफी काम का नहीं है, हमारे काम का प्रेफायर इतना है। प्रोजेक्ट जो नासा का है मिशन प्रेफायर, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च, एक क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं अर्थ जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो हीट लॉस हुआ है, ठीक है, उसके बारे में उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये है कुछ हीट बजट अर्थ का। हम जो 10 आपकी जो ज्योग्राफी 11th क्लास की, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें अच्छे से इसमें पढ़ते हैं डिटेल में। तो ये इसमें चैप्टर ये जो आपका दे रखा है ये इसमें भी दे रखा है, तो स्टैटिक पार्ट है, ज्योग्राफी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हीट बजट क्या होता है। सस्टेनेबल रिपोर्ट लॉन्च हुई है कुछ, ये किसने की है, ये की आपकी सस्टेनेबल आपके जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने की है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिपोर्ट वगैरह, तो इंपॉर्टेंट ये है कि ओनली जो आपका 16% जो स्टडीज टारगेट्स है वो भी ट्रैक हैं, बाकी तो मतलब 16% टारगेट्स हैं जो मतलब 2023 तक फुलफिल हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, बाकी तो ऑफ ट्रैक है सारे टारगेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ आपको देखो ये जो भी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये हुई है लॉन्च, इसके अलावा एक रिपोर्ट होती है जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। देखो यहाँ पे डेवलपमेंट रिपोर्ट है, गोल्स यहाँ पे एडिट नहीं है, तो गोल्स जो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट ये लॉन्च करता है आपका यूएन एसडी, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, ये लॉन्च करता है, ठीक है, पब्लिश करता है बेसिकली। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये इतनी काम की रिपोर्ट भी नहीं है, आप इसको याद भी नहीं रखो, बट याद ही रखना आपको। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, वो आपका यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन आपका पब्लिश करता है। अब यूनेस्को ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बेसिकली इनिशिएटिव बोल सकते हैं, ग्रीनिंग एजुकेशन नाम से। क्या क्या ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप लॉन्च की है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जिसमें आपका टोटल 80 मेंबर कंट्रीज होंगे, इसमें होता क्या है कि जो लर्नर्स है टोटल, जो सारे भी स्कूल लर्नर्स वगैरह होते हैं, कॉलेज लर्नर्स, सबके लिए उनको ऐसी स्किल्स देना, ऐसी वैल्यूज एटीट्यूड एक्शन देना, ताकि वो क्लाइमेट चेंज का क्या कर सके, फेस मतलब मुकाबला कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। तो ग्रीनिंग एजुकेशन जो पार्टनरशिप है वो आपको याद रखना है कि की इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव है, ग्रीनिंग एजुकेशन यूनेस्को से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे ग्रीनिंग स्कूल्स है, ग्रीनिंग करिकुलम है, और ग्रीनिंग टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम्स कैपेसिटी, ग्रीनिंग कम्युनिटीज। अब ये कुछ पिलर्स हैं, हमारे लिए इसका डिटेल में जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसका पर्पज क्या है, प्लस इसमें 4 ये मेजर स्कूल्स, करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग एंड कम्युनिटीज, ये 4 इसमें पिलर्स हैं, ठीक है, जिनको ग्रीनिंग किया जाएगा, मतलब जिनको क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बताया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी, सब कुछ, ठीक है, याद रखिए इतना सा। नेक्स्ट हमारा है अभी, और फिर से यूएन ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने नेचर रेस्टोरेशन प्लान लॉन्च किया है। तो बेसिकली क्या है, नेचर रेस्टोरेशन प्लान में क्या है कि एक्चुअली इन्होंने ना अपना जो यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है उसके लिए एक कंप्रिहेंसिव लॉ बनाया है, कंप्रिहेंसिव लॉ बनाया है जिसे बोलते हैं, मतलब जो एक तरह से पार्ट है यूरोपियन यूनियन का ग्रेट जो आपका ग्रीन डील है। ग्रीन डील मतलब है, यूरोपियन ग्रीन डील का पर्पज ये है कि 2050 तक इनका जो नेट जीरो इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो होना चाहिए, नेट जीरो होना चाहिए, मतलब
जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो नेट जीरो होना चाहिए टोटल, जितनी मतलब एमिट उतनी ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाए। तो ठीक है, ये इसका पर्पज है। तो इसी की लाइन में जो यूरोपियन ग्रीन डील जो ये क्या बोल सकते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है जिसमें ये 2050 तक नेट जीरो मिशन की बात कर रहे हैं, उसी की लाइन पे ये लाया गया है। इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग रेस्टोरेशन टारगेट्स है, मतलब ये बड़ी बात है, बाइंडिंग रेस्टोरेशन टारगेट्स है किस चीज के लिए, जो यूरोपियन यूनियन की लैंड और सी एरियाज के लिए। तो इसमें देखो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, दो टारगेट लाइन, एक तो शॉर्ट टर्म टारगेट, एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट में क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो 20% कम से कम 20% जो यूरोपियन यूनियन की जो लैंड और सी एरियाज है उसको रिस्टोर कर लेंगे 2030 तक, और जो सारी यूरोपियन यूनियन की लैंड और सी एरिया थी उसको 2050 तक अपन रिस्टोर कर लेंगे। बस ये टारगेट है, इतना से याद रखना, एग्जाम की पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप। तो आप याद रख सकते हैं ग्लोबल जो सॉइल पार्टनरशिप है वो किसने लॉन्च की, आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना से याद रखना, और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है 15th ईयर ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या हुआ कि हमारे जो 1975 में भितरकनिका जो आपका नेशनल पार्क है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो अभी इसको कितने साल हो गए, पूरे 50 साल हो गए। तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। क्रोकोडाइल्स पता ही है, बेसिकली देखा ही होता सबने, तो इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपोर्टेंट ये है कि इंडिया में बेसिकली तीन टाइप के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो स्टूडेंट सेल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर और घड़ियाल। घड़ियाल के बारे में तो 2-3 बार क्वेश्चन पूछ रखा यूपीएससी ने। क्रोकोडाइल भी एक अच्छा उनके लिए फेवरेट टॉपिक है। तो स्टूडेंट है सेल्ट वाटर जो आपका क्रोकोडाइल है बेसिकली वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है उसमें लीस्ट कंसर्न में आता है। ठीक है, याद रख सकते हैं ये 3 लोकेशन पे पाया जाता है बस, भितरकनिका, सुंदरबंस और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इसको आप कीवर्ड जैसे मैं निमोनिक जैसे इसका है एबीसी एबीएस, ए फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बी फॉर भितरकनिका, एस फॉर सुंदरबंस। तो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ उस पर। तो इट्स इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेसिकली। तो स्टूडेंट सेल्ट वाटर इसका लीस्ट कंसर्न इसका है वो बोल सकते हैं कंजर्वेशन स्टेटस, और ये 3 जगह पाया जाता है इंडिया में, भितरकनिका, सुंदरबंस एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट है मगर या मार्स, इसे कार्ड बोलते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि सेल्ट वाटर मतलब होता है जो समुद्र का पानी हो, जो समुद्र के पानी में जो रहते हो। भितरकनिका आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल के पास मतलब एरिया है, जो आपका बेसिकली जो उड़ीसा कोस्ट है उस पे लोकेटेड है भितरकनिका। ठीक है, सुंदरबंस भी आपको पता मैंग्रोव का एरिया है वेस्ट बंगाल में, लार्जेस्ट मैंग्रोव है इंडिया मतलब वर्ल्ड का, मैंग्रोव लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट डेल्टा है बेसिकली। बट हाँ, यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं बहुत ज्यादा इंडिया में। ठीक है, मतलब यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव यहाँ ही पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको पता ही है, अंडमान सी वगैरह यहाँ पे ओब्वियसली है ही, बे ऑफ बंगाल वगैरह है। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई क्रोकोडाइल यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो दैट्स व्हाई ये लीस्ट कंसर्न भी है, क्योंकि अंडमान में हम इतना ज्यादा अब हमने डेवलपमेंट नहीं किया, अभी स्टार्ट किया है। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा है ग्रेट निकोबार में हम क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, पावर प्लांट बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं बहुत बड़ा। तो ये सब कुछ है, बट अभी तक हमने इतना ज्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं। सेकेंड जो मगर मार्सी क्रोकोडाइल, ये कुछ दलदली एरिया में रहते हैं बेसिकली। ठीक है, जो जैसे ये वनरेबल है थोड़े। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन काफी कम हो रही है, काफी कम नहीं बट हाँ वनरेबल एक तरह से। ये टोटल 15 स्टेट में पाए जाते हैं। तो बट जैसे गंगा रिवर में भी पाए जाते हैं, तो वनरेबल है बेसिकली। तो ये सब कुछ है। और जो घड़ियाल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा खतरे में है, बहुत ही ज्यादा खतरे में। मतलब अगर सही अपन मेजर्स नहीं लेंगे कंजर्वेशन करने के लिए तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो इनकी जो आप देखोगे जो आपका ये है यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है,
तो इनका अलग स्पेसिफिकेशन है। ये बेसिकली 5 जगह पाया जाता है, चंबल, गिरवा, घाघरा, सोनन, जो सोन एंड गंडक जो रिवर्स है वहां पे पाई जाता है। इसको अब याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। 1 सी मतलब चंबल, 3 GS का मतलब होता है थरी जी मतलब गागर, गंडक और गिरवा, और 1SS मतलब सोन। तो 5 जो रिवर्स बेसिन्स है वहां पे पाया जाता है चंबल, गिरवा मतलब चंबल, गिरवा, गंडक, गागर और सोन, ये रिवर्स है यहाँ पे पाया जाता है। ये घड़ियाल काफी इंपॉर्टेंट है, चंबल के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ दिए कि घड़ियाल कहाँ नेचुरली फाइंड होते हैं, तो ये घड़ियाल चंबल रिवर में पाए जाते हैं। इसके साथ चंबल के अलावा गिरवा, गागर और सोन में पाए जाते हैं। बस नेक्स्ट, अब बेसिकली क्योंकि भितरकनिका में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 50 साल पहले लॉन्च हुआ था 1975 में। क्रोकोडाइल को जो आपके उस टाइम पे कौन से क्रोकोडाइल पाए जाते हैं यहाँ पे, सेल्ट वाटर पाए जाते हैं, सेल्ट वाटर वाले, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है आफ्टर सुंदरवन, जैसे मैंने बता ही दिया। सुंदरवन सबसे लार्जेस्ट इंडिया का मैंग्रोव है एरिया, बट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वो याद रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है, इकोसिस्टम है। रामसर साइट भी है, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाई किया कि रामसर साइट क्या होती हैं। यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, ब्राह्मणी, बेत्रानी, दामर, पट्टशाला, ये कुछ है। और यहाँ पे सेल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम का है वो है माइक्रो एल्गी। देखो इतना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम के लिए कि साइंटिस्ट ने कुछ ये माइक्रो एल्गी पोटेंशियल, जिसे प्रोटीन का सप्लीमेंट माना जाता है कि अगर इसको खाएंगे तो आपको प्रोटीन जैसे दालों से मिलती है, जो पल्सेस से मिलती है, वो इससे भी मिल सकती है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि सिंगल सेल माइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो याद रखना ये फोटो सिंगल सेल है, इसकी हम ह्यूमंस क्या है, अमीबा जो होता है, अमीबा वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है। और ह्यूमंस क्या होते हैं, मल्टी सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सिंगल सेल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रोफ है बेसिकली, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। मानव हम ऑटोट्रोफ नहीं है, राइट। तो ये ऑटोट्रोपिक माइक्रो, इसमें एग्जांपल्स कौन, जैसे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जैसे मैं ऊपर बताया था, जो कोरल रिफ्स वगैरह होते हैं, इसमें जूस एंड प्लांटोलाइन की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है। वो फूड चेन का बेक, जिसमें माइक्रो, ये फाइटो प्लांटन क्या होता है, बहुत बड़ा टर्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें माइक्रो जो एल्गी है वो भी इसमें एंटर आता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब एक स्पेसी है जिसका अभी आयुषी ने बोला कि उसको अपन जो पहले इंडेंजर थी उसको मतलब वनरेबल बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ कंजर्वेशन स्टेटस में। तो ये कैसा दिखता है, हमारे इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा देख लो इसको। ये वाइल्ड केट स्पेसी बेसिकली, जो आपकी केट फैमिलीज होती हैं, जो आपके टाइगर वगैरह होते हैं, वैसे ही बिल्ली ये जो होते हैं कैट्स वगैरह, वैसे ही ये दिखती है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलती ऑब्वियसली, ये आपका स्पेन पोर्टुगल वगैरह में मिलती है, सदर्न वेस्ट जो आपका यूरोप है वहां मिलती है। तो हमारे लिए काम का नहीं इतना, बट ठीक है दे दिया, अब क्या कर सकते हैं। अब पेंच टाइगर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या यहाँ पे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस का यूज हुआ है फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करने के लिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश की जो एरिया के बीच में पाया जाता है, सतपुड़ा हिल के सदर्न एरियाज में, ठीक है। तो फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे काफी टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट भी मिलते हैं, ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और सदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस। तो बेसिकली मिलते तो डेसिडुअस फॉरेस्ट ही हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जो अपनी जो लीव्स हैं वो गिरा देते हैं नीचे, ठीक है। तो ये सब कुछ है, जब पानी कम होता है तो ये सिंपल है। जबकि एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, मतलब पता ही नहीं चलता, वो पूरी साल ही हरे हरे रहते हैं, ठीक है। तो ये अलग डाइवर्सिटी, काफी ज्यादा फॉरेस्ट डाइवर्सिटी यहाँ पे है। रिवर्स पेंच रिवर यहाँ पे मिलती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे एक स्पेसी फोना है जो इंडियन गोर, काफी इंपॉर्टेंट स्पेसी पाई जाती है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए पेंच टाइगर रिजर्व का, मतलब सबसे कोर चीज जो मतलब सबसे फेमस चीज ये है कि यहाँ पे ना जो आइन अकबरी जो लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा, एन अकबरी जो आपकी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा, जो आपकी
बायोग्राफी आपकी, मतलब बायोग्राफी तो क्या बोल सकते हैं, हाँ बायोग्राफी है बेसिकली अकबर की, जो आपका मुगल एम्परर थे अकबर, उनकी बायोग्राफी अबुल फजल ने लिखी थी। उसमें पेंच टाइगर रिजर्व उसका क्या है बेसिकली, ये बेसिकली देखो टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, दोनों है, याद रखना ठीक है। तो पहले नेशनल पार्क बना, उसके बाद टाइगर रिजर्व भी बना दिया इसको। तो आइन अकबरी अबुल फजल ने जो लिखी है उसमें पेंच टाइगर रिजर्व का क्या मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही जो रूडयार्ड किपलिंग की जो बहुत ज्यादा फेमस वर्क है जिसे जंगल बुक बोलते हैं, जंगल बुक जो आपकी रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी है उस वो इसी पेंच जो टाइगर रिजर्व पे बेस्ड है, मतलब इसको देखकर ही उन्होंने ये लिखा है, ठीक है, जो जंगल बुक, ठीक है। अब नेक्स्ट है भुवन पंचायत एंड नदेम। देखो भुवन पंचायत बेसिकली है क्या, ये एक तरह से इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है कि स्पेस जो आपके सैटेलाइट्स के डाटा का यूज करके ग्राम पंचायत लेवल पे जो स्पेटियल प्लानिंग की जाती है, बस इतना से याद रखना कि सैटेलाइट के डाटा का यूज किया जाता है ग्राम पंचायत लेवल पे, स्पेटियल जो प्लानिंग होती है उसको बनाया, मतलब उसको किया जाता है अच्छे से। इसके बाद नदेम 5.0 है, इसमें भी सैटेलाइट का यूज किया जाता है, बट इसमें सिस्टम क्या है कि एक डाटाबेस बनाया जाता है कंप्रेसिव डाटा पूरी कंट्री के लिए, ताकि जब डिजास्टर वगैरह आए तो डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाए थोड़ा, ठीक है। तो ये है कुछ। नेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों प्रोजेक्ट, पर फिर ठीक है बता दिया। तो अब हीडोम प्रोजेक्ट ये कुछ नया नहीं है, हीडोम कॉन्सेप्ट ये काफी टाइम से यूएसए और कनाडा के जो आपके वेस्टर्न साइड जो एरिया है वहां पे काफी टाइम से ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये देखो आपको मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। यहाँ पे ये होता है कि देखो जैसे ये कुछ ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये सी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या एयर ऊपर उठना चाह रही है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो एयर ऊपर उठ रही है, ठीक है, उड़ के ऊपर है, मतलब एयर ऊपर राइज होना चाह रही है। अगर आपको पता होगा अपने ज्योग्राफी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एयर ऊपर राइज होती है, एक्सपेंड होती है, वो कूल होती है और फिर क्लाउड बनती है, क्लाउड बनने के बाद बारिश होती है। बट होता है इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एयर ऊपर उठ रही है बट पूरी ऊपर नहीं उठ पड़ी, अभी उठी नहीं पूरी। इससे पहले क्या हुआ, यहाँ से एक जेट स्ट्रीम निकल गई, जेट स्ट्रीम गुजर गई, ठीक है, मतलब ये देखो जेट स्ट्रीम ऐसे गुजर गई इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो अब जेट स्ट्रीम का पता होगा आपको, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी विंड्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर में हाई, जो आपकी बहुत हाइट पे मतलब चलती रहती है। तो अब ये क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर ये हवा ऐसी चलती है जेट स्ट्रीम, ठीक है, तब ये ऐसी मतलब काफी वाइड रेंज की होती है, तो ऐसे चलती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली, जेट स्ट्रीम यहाँ से चल रही है तो ये एयर ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही है, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, जेट स्ट्रीम इसके बीच में आ गई, ठीक है, जेट स्ट्रीम बीच में आ गई। अब इसको ऊपर नहीं उड़ने दे रही है, जो आपकी ये गर्म होकर हवा उठ रही थी ऊपर, तो ये बेसिकली अब ट्रैप हो गया। बेसिकली ये जो है ना एक तरह से डोम बन गया, हुआ नहीं डोम तरह, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में यही समझाना है कि ऊपर उठने चाहती हवा बट ऊपर पूरा उठ नहीं पाती, उससे पहले इसके मार्ग में जेट स्ट्रीम आ जाती है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो उसको ऊपर आने नहीं देती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है इससे, ठीक है, ये ट्रैप हो जाती है एक तरह से हवा। तो इससे हाई प्रेशर एरिया बनने लगता है, जो लो प्रेशर एरिया था वो वापस, क्योंकि अब हाई प्रेशर एरिया होगा, क्योंकि देखो ये एयर ऊपर उठ रही थी, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, बट एयर ऊपर उठ नहीं रही, वापस जेट स्ट्रीम के प्रेशर में वापस नीचे आना पड़ रहा है इसको, तो ना तो बारिश हो रही ना कोई बात, ठीक है, तो हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, टेक केयर बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में।